अमीर और गरीब पर ठंड का कहर। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। तभी खाकी वर्दी में खड़ा एक पुलिस बुलंद आवाज अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है, अटेंशन प्लीज, कोहरे के चलते अगले कुछ घंटों तक आगे का रास्ता बंद रहेगा। ये सुनकर सड़क पर खड़ी बड़ी सी कार में सवार अमीर संजीता कहती है, ओह शिट, ये सड़क भी अभी ही बंद पड़नी थी। रिलैक्स संजीता, सर्दी में सड़कें बंद होना लाजमी है। सड़क के किनारे ठंड में ठिठुरता हुआ एक गरीब बुढ़ा भुट्टे बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। सर्दियों का बेनजीर गर्मा गर्म भुट्टे खा लो। आओ भाई, गर्मा गर्म भुट्टे खाओ भैया। अरे सर्दियों को दूर भगाओ। ओफो, ये गए गुजरे गरीब इतने जोर शोर से चिल्लाकर आखिर जताना क्या चाहते हैं? ऐसे चीखने से भुट्टे खरीदने के लिए भीड़ तो नहीं उमड़ जाएगी। मम्मी डैडी, मैं और देर कार में नहीं बैठ सकता, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ शेखर, मुझे भी सफोकेशन हो रहा है। डैडी डैडी, मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, चलो ना। ओके माय सन, लेट्स गो। गाड़ी से उतरकर तीनों उस गरीब बुढ़े भुट्टे वाले के ठेले पर जाते हैं। अरे ओ बुढ़ाऊ, चल जल्दी से मेरे बेटे को स्वीट कॉर्न दे। अरे शेखर, इस गवार गरीब बुढ़े को स्वीट कॉर्न का मीनिंग भी मालूम नहीं होगा। भुट्टा बोलोगे तो बात बनेगी। अरे ओ बुढ़ाऊ, अब बुद्ध बने खड़ा देख क्या रहा है, फटाफट हाथ चला। उस बुढ़े अधेड़ शख्स के पास सर्दी से खुद के बचाव का कोई संसाधन मौजूद नहीं था, जिस मारे वो कोहरे का कहर झेलता हुआ भुट्टे सेक कर रोनित की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो बेटा। क्या कहा तूने बेटा? तुझ जैसे गरीब ज्यादा दाम कमाने के लिए बेफजूल की दावेदारी डालते हो ताकि हम जैसे रईस लोगों को लूट सको। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस करिए ड्रामा और पकड़िए 5 रुपए। अरे बेटा, ये मकई का दाना बहुत महंगा खरीद पड़ा है। एक भुट्टे का दाम 10 रुपए है, 5 रुपए और दे दो। अरे 5 ही क्यों बुढ़ाऊ, तू बोल तो 50 रुपए दे देते हैं। अरे जरा जात तो देख अपने बेढंगे भुट्टो की। एक तो स्वीट कॉर्न भी सफाई के साथ नहीं बनाया और तेरे 2 कौड़ी के भुट्टे के लिए कोई नहीं देगा तुझे 10 रुपए, और अब तुझे 5 रुपए भी नहीं मिलने वाले। एक तो बिना परमिट के यहाँ खड़ा है, अगर अभी पुलिस को पता चल गया तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। संजीता और शेखर अपनी रईसी का रौब झाड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो बुढ़ा बिलखते हुए कहता है, कहाँ मैं गरीब बूढ़ा सर्दी के कहर को झेलकर 4 पैसे कमाने के लिए खड़ा हूँ, मगर मुनाफे की बजाय घाटा भोगना पड़ा। ये ऊंची इमारतों में रहने वाले रईस लोग हम गरीबों को रौंदते रहते हैं। इस तरह बेचारे उस गरीब को मुनाफे की जगह घाटे की मार झेलनी पड़ती है। हर एक सेकंड के साथ सर्दी का तापमान तेजी से गिरता चला जाता है। तभी चिंकी नाम की एक गरीब लड़की 12 साल के लड़के युग के साथ उनका शीशा खटखटाती है। साहब, शीशा खोलो ना, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ पैसे देकर हम बेसहारा बच्चों की मदद करो ताकि सर्दी के कहर से बचने के लिए एक आधा कंबल खरीद सके। गुस्से में गुर्राती हुई संजीता शीशा नीचे करके चिंकी पर चिल्लाती है, तुम 2 कौड़ी के गए गुजरे गरीबों को एक बार में समझ नहीं आता? मैं तो भूल ही गई थी, तुम भूखे भिखारी को हाथ फैलाने के सिवाय कुछ नहीं आता। अचानक चिंकी के पीछे से एक चेहरा संजीता के सामने आता है। मेरी दीदी को मत डांटो आंटी। उस गरीब बच्चे को देखकर संजीता की हवाइयां गुल हो जाती हैं। वो बच्चा ठंड से थर थर कांप रहा था। वो झटपट से गाड़ी से नीचे आकर उस गरीब बच्चे को गले से लगाती है। कुछ पल पहले जो औरत गरीबों पर सिर्फ गुस्सा उतार रही थी, वो फूट फूट कर रोते बिलखते हुए बोलती है, युग, मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू? ए लड़की, यही रुक और ये बता कि कहाँ से चुराया था? शेखर, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। जरूर इन गरीबों का कोई बड़ा गैंग है जो बच्चों को सर्दी के कोहरे में किडनैप करता है। चल, लेकर चल हमें। संजीता युग को लेकर चिंकी के साथ चलने लगती है। चिंकी एक कैंप के पास आकर रुक जाती है। सैकड़ों गरीब अपने टेंट के आगे आग जलाकर टाट ओढ़े बैठे थे। तभी चिंकी अपने माता पिता अधीरा और चंपा को सब कुछ बताती है। तुम दोनों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, तुम तो वही गरीब हो ना जिसे सड़क पर मेरी गाड़ी टकराई थी। मेरे बच्चे को किडनैप करके तुमने इसे ठंड के कोहरे में ऐसी मैली कुचली जगह में रखा।
मेरे बेटे को लग्जरी लाइफ की आदत थी। तुम गरीब के कारण मेरा बच्चा इतने वक्त से सर्दी का कहर काट रहा था। अब तुम देखो, तुम गरीब परिवार की सर्दी अब सलाखों के पीछे कटेगी। संजीता फौरन पुलिस को वहां बुला लेती है और अधीरा थरथराते हुए कहता है, साहब, अगर हमें इस बच्चे को बेचना ही होता तो कब का इसका सौदा करके शान शौकत से सर्दियां बिता रहे होते, यूं सर्दी का कहर नहीं काट रहे होते। बताओ इन मैडम से तुम्हारी मुलाकात से लेकर इस बच्चे के मिलने की पूरी बात बताओ। गरीब अधीरा और उसका भूखा परिवार कड़के की सर्दी में ठिठुरते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए बैठा हुआ था कि कब कोई अमीर श्रद्धालु उनके हाथ में कुछ खाने को दे जाए। तभी एक गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई गुजर रही होती है। शहर के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी जन अपने घरों में रहे। तेज बर्फबारी के चलते अगले 1 महीने तक सभी मंदिर बंद रहेंगे। बाबूजी, अब क्या होगा? इस मंदिर से मांगकर ही तो हमारी भूख मिटती थी, ये भी आसरा हमसे छीन गया। अजय, अब हम गरीब क्या खाएंगे? चंपा, चिंकी, धीरज धरो। सर्दियों में सैकड़ों रईस हम जैसे गरीब राहगीरों के लिए खाना, कंबल और कपड़े बांटते हैं। उससे सर्दियां बीतने तक हम गरीबों का गुजारा हो जाएगा। गरीब परिवार की आस तब टूट जाती है जब जाड़े के उस बरस सड़क एकदम सुनसान नजर आती है। ठंड चारों ओर तबाही मचा रही होती है। उसी बीच वो गरीब सड़क किनारे ही बैठे हुए सर्दी के कहर को काटते हैं। हे भगवान, ये सर्दी का कहर कहीं मुझ गरीब के परिवार को अपना कौर न बना ले। न सर पर छत है, न खाने को दाने। इस साल तो किसी ने हम गरीबों के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। सर्दी के बचाव की खातिर आखिर ओढ़ने पहनने को भी कुछ नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि सर्दी के कहर से बचने के लिए सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त कैंप लगवाया है। चलो चलो, जैसे तैसे जाड़ी से बचने के लिए ये टाट की छत तो है। अब रात भर कोहरे का कहर तो नहीं काटना पड़ेगा। अगले ही दिन वो भूख से मचलते सड़क पर आने जाने वाली गाड़ी का किवाड़ खटखटाती है। तभी धुंध शेखर की गाड़ी से उन गरीबों को गहरी चोट आ जाती है और एक बड़ी भीड़ वहाँ घिर जाती है। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे ओ गरीब, टकराने के लिए तुम्हें हम रईस की ही गाड़ी मिली थी। अरे आपकी गाड़ी से मेरी बच्ची को चोट लग गई। अरे किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? एक तो सर्दी की कोहरे के कारण सड़क साफ नहीं दिख रही, जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकरा गई ताकि मोटा पैसा ऐड सके। संजीता उस गरीब को खूब खरी खोटी सुनाकर घर आ जाती है, जहाँ उसका 12 साल का पागल बेटा कहता है, मम्मी आ गई। मम्मी, आप मेरे लिए टॉफी लाई हो? हाँ मेरा बेटा, ये ले टॉफी खा। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। युग गार्डन में बॉल खेलता हुआ कब बाउंड्री पार कर जाता है और कुछ दूर आकर ठंड के मारे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अधीर उसे कैंप ले आता है। मम्मी, ये आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना खाना भी मुझे खिलाकर खुद नहीं खाया। ये सुनकर शेखर और संजीता का सर शर्म से झुक जाता है और अधीरा कहता है, मेम साहब, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। दोस्त, तुम्हारे कारण हमारा बेटा जिंदा है। अगर तुम इसे कैंप में नहीं लाते तो ये सर्दी के कहर का कौर हो जाता। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी की उस शाम कोहरे के साथ शेखर और संजीता की बुरी सोच भी छट चुकी थी, जिसके बाद संजीता और शेखर उस गरीब परिवार के लिए अच्छे अच्छे खाने लाता और पहनने के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लाता। और शेखर ने अधीरा को अपने साथ काम पर रख लिया, जिसके बाद से उन गरीबों की जिंदगी बदल गई। जिसके बाद से संजीता और शेखर के हाथ केवल गरीबों को मौसम के कहर से बचाने के लिए बढ़ चढ़कर उठते हैं। साइकिल पर चुड़ैल की चाय। रात में साइकिल पर चाय बेचती हुई एक औरत। चाय लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक, तुलसी, अश्वगंधा से तैयार मसाले वाली चाय लीजिए, एक चुस्की जो आपको दे तंदुरुस्ती। सुनिए, जरा एक कप चाय दे दीजिए। जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। तभी पीयूष उसकी बनी चाय पीकर कहता है, आहा आहा, अरे वाह, कितनी अच्छी चाय बनाती हैं। इसे पीकर तो मेरा सिर दर्द ही खत्म हो गया और मैं तरोताजा भी हो गया। आपके हाथों में जादू है वाकई। शुक्रिया, सबको हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। और लेंगे आप? जी जी बिल्कुल, एक कप चाय पिला दीजिए। पीयूष दोबारा से चाय पीकर चला जाता है। तभी एक आदमी आता है
जिसके मुंह पर कट का निशान था। उसे देखकर सुलेखा आंखें बड़ी कर लेती है और जब वो चाय मांगता है तो सुलेखा उसे चाय दे देती है, जिसे पीकर उसके गले में तेज का दर्द होता है और वह मुंह से झाग निकालकर तड़प तड़प के मर जाता है। तभी वो चुड़ैल रूप में आकर कहती है, तुझे ऐसा तड़पता देख अब मेरे दिल को सुकून आया है, वही सुकून जो लोगों को मेरे हाथ की चाय पी कर आता है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसकी सजा तो मुझे तुझे देनी ही थी, वो भी इस तरह से ही। मेरी जिंदगी नरक बनाई थी ना तूने, ले मैंने तेरी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। आखिर ये कैसा मंजर था जहाँ एक चुड़ैल आम इंसान बनकर लोगों को चाय पिलाती है और दूसरे आदमी को मार देती है। क्या उस दूसरे आदमी से चुड़ैल का कोई ताल्लुक था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। मंडा गांव में सुलेखा नाम की सिर्फ एक औरत अपने बीमार पति रघु और 7 साल के बेटे शिवम के साथ हंसी खुशी रह रही थी, पर उनका परिवार बहुत गरीब था, जहां टूटी फूटी झोपड़ी में 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल था। ऐसे में सिर्फ सुलेखा ही थी जो घर चलाने के लिए बाहर झाड़ू पोछा का काम करती थी। वो सफाई कर ही रही थी कि उसकी मालकिन यशोदा उसे नौकरी से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपनी बची कुची पगार लेकर घर चली आती है, जहां उसका बेटा कहता है, माँ भूख लगी है, खाना बना दो। थोड़ी देर बेटा, अभी बनाती हूँ खाना। सुलेखा तुम आ गई क्या? मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। अजी आपकी दवाई खत्म हो गई है, मैं जरा बाहर से लेकर आती हूँ। शिवम बेटा थोड़ा इंतजार करना। ठीक है, ले आओ। ऐसा कहकर सुलेखा दवाई लेकर घर आ जाती है और अपने पति को खिला देती है, जिसके बाद वह शिवम के लिए खाना बनाती है और कहती है, शिवम ले बेटा खाना खा ले तू। ठीक है माँ। माँ मेरी चप्पल टूट गई है, पैर में कंकड़ चुभ गया था, नई चप्पल ला दो, बहुत टाइम से इसे घिस रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं चप्पल ले आऊंगी तुम्हारी। उनके पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव भी दबा देती हूँ। जब वो रघु के दवाई लगाकर पैर दबाती है, तभी पैसों की परेशानी उसके मन में चलती है और वो कहती है, नौकरी चली गई है मेरी, अब मैं क्या काम करूंगी? कैसे घर का खर्चा चलेगा? कैसे शिवम की ख्वाहिशों को पूरा करूंगी? उनकी दवाई कैसे लाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुलेखा जरा आराम से पैर दबा। माफ कीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? कोई चिंता है तो बता दो। नहीं जी, कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। बस ना कोई सस्ता सा काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पर तुम तो मालकिन के यहाँ काम करती हो। रघु जी, मैं अपना काम करना चाहती हूँ कोई। जो सस्ता हो। अपना काम कर सकते हो तो सिर्फ चाय ही है सस्ता सामान। सामान सस्ता लगता है और चाय से बिक्री काफी अच्छी होती है। आपने सही कहा, अब मैं चाय ही बनाकर बेचूंगी। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, काम चल जाएगा। तभी सुलेखा अपनी पगार में से चाय बनाने का सारा सामान ले आती है और चाय बना लेती है। मैंने चाय तो बना ली, लेकिन इसे बेचूंगी कैसे? ठेले के लिए तो पैसे लगेंगे और चाय का सामान, उनकी दवाई लाने के बाद नाम मात्र पैसे बचे हैं। ये तो रघु जी की साइकिल है, इसी पर चाय बेचूंगी अब तो। तभी सुलेखा रघु की साइकिल पर चाय की टंकी रखकर साइड में कप लटका लेती है और चाय बेचती हुई जाती है। चाय लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक तुलसी मुलेठी अश्वगंधा से बनी मसाला चाय पीजिए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए ग्लास। सुनिए, जरा मुझे 1 कप चाय दीजिए। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, आपकी चाय तो बहुत ही लाजवाब है। इसे 5 नहीं 10 रुपए का होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, मैं सबको कम कीमतों में चाय पिलाना चाहती हूँ। चाय है ये, जूस थोड़ी जो 20-30 रुपए का आए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुनिए, जरा मुझे भी चाय दे दीजिए। तभी सुलेखा की साइकिल वाली चाय की दुकान पर एक एक करके सब आने लगते हैं और जो भी उसके हाथ की बनी चाय पीता वो ही उसकी तारीफ करता। देखते ही देखते सुलेखा का चाय का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। ठंड आनी शुरू हो गई थी, इसलिए सुलेखा अपने पति से कहती है, रघु जी, मैं सोच रही थी ठंड आ रही है तो चाय की बिक्री इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं 8-9 बजे तक चाय बेचूंगी, इससे दुगनी कमाई होगी। ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है सुलेखा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी, प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 8 बजे तक।
चाय बेचने लगती है कि एक अजीब आदमी आता है जो उसकी चाय पीकर पैसे नहीं देता है। तभी सुलेखा कहती है, अरे भाई साहब, मेरी चाय के पैसे तो दे दीजिए। अरे कौन से पैसे? जानती नहीं हो मैं यहाँ का गुंडा हूँ, किसी को कोई पैसे नहीं देता। चल निकल यहाँ से, 5 रुपए के लिए मर रही है। हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। बोला ना नहीं दूंगा। देखिए भाई साहब, आप पैसे दे दीजिए। सुलेखा के बार बार कहने से वो गुंडा गुस्से में आकर सुलेखा को मार डालता है और उसकी चाय की साइकिल में लात मार कर चला जाता है। तभी सुलेखा चुड़ैल बनकर कहती है, तूने मुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे तड़पा कर मार डाला, तुझे भी ऐसे ही मारूंगी, पर परिवार का पेट तो मुझे पालना होगा और अब भी मैं चाय बनाकर बेचूंगी। तभी चुड़ैल अपना रूप बदलकर पहले जैसी बन जाती है और घर चली जाती है। उसके बेटे और पति को कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ही वो चाय बनाकर साइकिल पर बेचने लगती है। तभी एक दिन वही आदमी आता है और उसको देखकर वो उसकी चाय में जहर मिलाते हुए कहती है, बहुत चाय पीने का शौक है ना तुझे, आज फ्री की चाय पीने की तेरी सारी चाहत पूरी हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए। अंधेरे में वो आदमी उसकी शक्ल नहीं देख पाता और उससे चाय पीकर तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर मेरा बदला पूरा हो ही गया, जो जैसा करेगा वो वैसा तो बढ़ता ही है, तुझे तेरी मौत मुबारक हो। इस तरह चुड़ैल वापस इंसानी रूप में आकर चाय बेचने लगती है। किसी को पता नहीं चलता और ऐसे ही वो अपने परिवार का ख्याल रखती है। आखिरकार मेहनत करके एक दिन वो चाय की बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी चाय मशहूर हो जाती है और वो कई ब्रांच खोलती है। साथ ही उसका पति भी ठीक हो जाता है और वो भी चाय की दुकान पर बैठकर दुकान का सारा हिसाब रखता है और अब उनके पास एक नया बड़ा बंगला होता है। रात का समय होता है, सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी रात के समय सुरभि कपकपाती हुई अपने बिस्तर से उठती है। ओहो, कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से इतनी ठंड में मुझे प्यास लग रही है। पानी पीने गई तो कहीं ठंड से मैं जम ना जाऊं। सुरभि गरम शॉल ओढ़कर किचन की तरफ जाती है और एक गिलास पानी पीने लगती है। उसके उठने की आवाज से कौशल्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने कमरे से सुरभि को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर तू उठी है तो एक काम कर, मेरे पास की अंगीठी में आग कम हो गई है, थोड़ी सी लकड़ी डालकर जला दे। अभी आई माँ जी। सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और अंगीठी में थोड़ी बहुत लकड़ियां डालकर जलाने लगती है, जिसके बाद आग जलने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, थोड़ा सा आग के सामने हाथ पैर सेक लो तो आनंद सा आ जाता है। इस घमासान सर्दी ने तो हम बूढ़ों का जीना ही हराम कर रखा है। अब क्या बताऊं माँ जी, सर्दी के चलते बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन शाम से मैंने चिराग को कहीं देखा नहीं है। आखिर चिराग गया कहाँ है? अरे माँ जी, कहाँ आए हैं चिराग जी? तभी आधी रात के समय अचानक उनके घर का दरवाजा बजने लगता है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे और कौन हो सकता है? एक ही तो है हमारे घर में जिसके आने का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो, लगता है चिराग जी आ गए हैं। जैसे ही सुरभि दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर चिराग के साथ साथ कुछ गुंडे भी खड़े होते हैं। चिराग नशे की हालत में होता है। चलो ये घर खाली कर दो, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। अरे चिराग जी, आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? ए सियानी, ज्यादा मचमच मत कर, चुपचाप से इस घर को खाली कर दे। तेरे पति ने शराब के नशे में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर दी है। काली अपने साथियों के साथ मिलकर बेचारी कौशल्या और सुरभि को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों के दोनों आधी रात के समय ठंड में यहाँ से वहाँ ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढ रही होती हैं, जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो गया? चिराग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ बेच दिया। भगवान। माँ जी, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। ठंड से कपकपाकर दोनों की हालत बुरी हो जाती है और वो दोनों रोने लगती हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है,
रोना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम दोनों परेशानी में हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सुरभि और कौशल्या पेड़ के अंदर से आवाज सुनकर हैरान हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं। देखो, तुम दोनों मुझसे डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों मुश्किल में हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम बेघर हो गए हैं, हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दी में हम दोनों सास बहू तो यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पेड़ के इतना कहते ही वहां पर एक लकड़ी का हीटर प्रकट होता है। ये कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई लकड़ी का हीटर है। इसे बिजली की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे आग से जला सकती हो। जितने बार भी इसे जलाओगी ये राख नहीं होगा, बल्कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या ये सच में जादुई हीटर है? ऐसा कहकर कौशल्या एक माचिस की तीली से उस जादुई लकड़ी के हीटर को जलाती है, जिसके बाद वो जलने लगता है। दोनों सास बहू पूरी रात उसके सामने हाथ सेक कर निकाल देती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, हमारे पास जादुई हीटर तो है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? अरे माँ जी, उसके लिए तो हमें कष्ट उठाना होगा, यानी कि हमें कुछ काम करना होगा। चलो, हम अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद दोनों को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है और रहने के लिए एक कमरा भी। देखो, मैं तुम्हें महीने के केवल एक ही बार तनख्वाह दिया करूंगी। उसके बीच में तुम दोनों मुझसे पैसे नहीं मांगोगी। कौशल्या और सुरभि को ये सब मंजूर होता है, जिसके बाद ठंड में एक तरफ वो घर के काम करती हैं, दूसरी तरफ अपनी जादुई लकड़ी के हीटर पर आकर थोड़ी सी गर्माहट ले लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें नौकरी के साथ साथ ये जादुई लकड़ी का हीटर भी मिल गया। कम से कम ये सर्दियाँ तो हमारी अच्छे से निकल ही जाएंगी। हाँ माँ जी, भला हो उस जादुई पेड़ का जिसने हमें ये जादुई लकड़ी का हीटर दिया है। वो दोनों सास बहू आपस में लकड़ी के हीटर पर उसकी गर्माहट लेते हुए बात कर रही होती हैं। तभी ये सारी बातें उनकी मालकिन खिड़की से सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इनका ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं, बल्कि लकड़ी का जादुई हीटर है। अब इस हीटर को तो मैं चुरा लूंगी, उसके बाद मुझे इसकी इन सर्दी में लाखों में कीमत मिलेगी। सुरभि और कौशल्या की मालकिन के मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वो हीटर को चुराने का मौका ढूंढने लगती है। एक रात सुरभि और कौशल्या दिन भर के काम को करके थक जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। अरे वाह, दोनों सास बहू जादुई लकड़ी के हीटर को जलाकर सो रही है। यही वक्त है, मैं इस जादुई लकड़ी के हीटर को चुराकर ले जाऊं। जैसे ही वो हीटर को चुराने के लिए हीटर को अपने हाथों से उठाती है, अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे हीटर में से एक आवाज आती है। ये हीटर जादुई हीटर जरूर है, लेकिन ये हीटर तुम जैसे लालची लोगों के काम कभी नहीं आएगा। अगर तुम जैसे लालची इस जादुई हीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम जैसे लालचियों के हाथ जल जाएंगे। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूंगी। मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तभी कौशल्या और सुरभि की नींद खुल जाती है और वो अपनी मालकिन के हाथों को जलते हुए देखकर उसके हाथों पर पानी डाल देती हैं। हे राम रे राम, जल गए मेरे हाथ, अब क्या करूं? अरे मालकिन, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो और आपके ये हाथ कैसे जले? दरअसल मैं रसोई में काम कर रही थी, मुझे खाना गर्म करना था, लेकिन मैं रसोई में काम ही क्या करती हूँ, तो मुझे गैस जलानी नहीं आती, इसी कारण मेरे हाथ जल गए थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ आ गई। अरे मालकिन जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बता देती, मैं आपकी मदद कर देती। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वो ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज इस जादुई लकड़ी के हीटर के चलते मेरी जान ही चली जाती। आज के बाद मैं जादुई लकड़ी के हीटर को कभी नहीं छूऊंगी।
उस दिन के बाद से कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू बेचारी अपनी सर्दियां जादुई लकड़ी के हीटर के सहारे गुजार लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मालकिन को ज्यादा लालच ना करने की सीख भी मिल जाती है। अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जादुई टोकरी। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातीय से माँ। जब देखो अपनी बड़ी बेटी की गुण गाती रहती हो। मैं तो जैसे आपको फूटी आँख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते। वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुंचती है। दोनों मिलकर लकड़ियां बटोरकर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती हैं। माँ, खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुच्छ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ, आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, फल का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली। उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन के खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था।
आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला। ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया, इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा बिना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें 1 अंश या 1 गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लर निकालती है। ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी। विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती, वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भारी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं, उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है।